Hello friends, I hope you all are doing great today. सो गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बारे में एंड हम ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स कैसे सेव करें हमारी सैलरी के ऊपर। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन शॉर्ट में। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के बारे में बाकी के और भी लोगों के तक मतलब पहुंच सके। सो वो लोग भी अपना टैक्स ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। तो गाइस वीडियो में हम एक्चुअली बेसिकली बात करने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में एंड न्यू टैक्स रिजीम में अभी क्या डिफरेंस है, अभी न्यू टैक्स स्लैब क्या है एंड कौन से कंपोनेंट्स के अंडर में या कौन से सेक्शन के अंडर में कितना टैक्स आप सेव कर सकते हैं। हेलो गाइस। सो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब एंड रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये नीचे जैसे टेबल में आप देख सकते हो 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अभी न्यू टैक्स रेट आया है। तो 4 लाख तक की इनकम पे आपके कुछ भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 के बीच में आपको 5% का टैक्स रेट है। 8 से 12 की अगर आपकी सालाना इनकम है तो फिर आपको आपको 10% का रेट है। वहीं पर अगर 12 से 16 के बीच में अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको 15% का रेट है। 16 to 20 में आपको 20% का एंड 20 to 24 आपको 25% का इनकम टैक्स का रेट है। वहीं पर अगर आपकी सालाना इनकम 24 लाख है, 24 लाख के ऊपर है तो आप 30% के टैक्स रेट में आ जाते हो। सो अभी जैसे कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी यूनियन बजट पेश किया है इसमें 12 लाख तक की इनकम पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिकॉज जो भी आपका टैक्सेबल इनकम आता है अप्रोक्सीमेटली 65 to 75,000, तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से मतलब वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंसीडर होने के बाद में आपको वहां पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी जीरो हो जाती है। तो इसीलिए 12 लाख तक की आपकी सैलरी पर सालाना इनकम पर कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा फ्रॉम 25 to 26 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं कि इनकम टैक्स को कौन से कंपोनेंट में कितना सेव कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में कितना हमारा इनकम टैक्स सेव होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस का। एनपीएस 80C में ही आता है। 80C में आता है 1,50,000 का एंड 80CCD1B। CCD1B में हम 50,000 ओवर एंड अबव हम सेव कर सकते हैं। देन अगर 80C की बात करते हैं तो 80C का मैक्स कैपिंग है 1,50,000। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका पीएफ अमाउंट, क्योंकि एम्प्लॉय का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन रहता है वो भी 80C में आता है, एलआईसी भी आता है 80C में, है ना। देन अगर कोई पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करते हो वो भी आपको 80C में ही आ जाता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन वो भी आपका 80C में आ जाता है। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ 80C की मैक्स लिमिट है 1,50,000। अगर आपका एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन ही 2 लाख है तो 1,50,000 ही आप सेव कर पाओगे एंड रिमेनिंग 50,000 के ऊपर आपका वो आपकी टैक्सेबल ग्रॉस इनकम में ऐड हो जाएगा। देन बात करते हैं 80D। 80D में गाइज 25,000 आप अपने लिए लाइक अगर आपकी एज 60 ईयर से नीचे है तो आप 25,000 तक आप सेव कर सकते हो। एंड अगर आपका एज 60 एंड अबव है या फिर आप अगर आपके पेरेंट्स के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसमें आप 50,000 तक के लिए आप उसमें इनकम टैक्स सेव कर सकते हो। सो इन शॉर्ट में मैं अगर बोलूं कि 25,000 आपका एंड 50,000 फॉर योर पेरेंट्स जिनका एज 60 एंड अबव है, तो टोटल 80D में आप 75,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में आप कवर कर सकते हो एंड 5,000 आपका जो एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह रहता है वो भी आप इसमें कवर कर सकते हो। सो गाइज अगर हम बात करते हैं 80E जो कि हायर एजुकेशन लोन होता है उसके लिए एक्चुअली में 80E यूज करते हैं। तो 80E के अंडर में कोई अपर लिमिट नहीं है, उसमें आप अनलिमिटेड अमाउंट तक आप उसको एग्जिम्ट कर सकते हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी आपको उसका इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो। देन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है तो ये HUF या फिर किसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो वो लोग अगर कोई लोन लेते हैं तो उनके लिए ये 80E एलिजिबल नहीं है एक्चुअली में, उनके लिए वो टैक्सेबल में चला जाएगा। देन 80G। सो 80G में एक्चुअली में टोटल डोनेशन आता है जो भी अभी कोई कंपनी जैसे CSR एक्टिविटीज वगैरह करती तो CSR इसमें नहीं आता है ना।
बट अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी लाइक डोनेशन वगैरह करते हो किसी एनजीओ में या कहीं पर भी, तो वो आपको आ जाता है। सो फॉर एन एग्जांपल इसमें भी दो कैटेगरी है, एक 100% एग्जेम्पशन होता है, एक आपको 50% एग्जेम्पशन होता है। तो 100% कहाँ पर होगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपने पीएम नेशनल रिलीफ फंड में कुछ अमाउंट दिया, या फिर आपने मान लिया कि इधर अगर नेशनल डिफेंस फंड में दिया या फिर क्लीन गंगा फंड में दिया, तो आपको उसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। सो 80G के लिए क्लेम कौन कर सकता है गाइस, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इंडिविजुअल HUF जो कि वहां पर पीछे नहीं कवर कर सकते थे 80E में, बट 80G में वो लोग कवर कर सकते हैं। HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कोई कंपनी, LLP या कोई भी फर्म, वो 80G के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोग कवर कर सकते हैं, मींस वो लोग क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के लिए। सो इसमें एक कंडीशन होता है इनका कि जो भी आप डोनेशन कर रहे हो वो आइदर आपको लाइक ई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, या फिर कोई डीडी या कोई मतलब चेक के थ्रू आपको पेमेंट करना चाहिए। अगर आप लाइक अगर इन कैश करते हो तो उसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ भी आपका ट्रांजेक्शन करते हो डोनेशन में, तो वो आपको डिजिटली ट्रांजेक्शन करना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो जो भी आप डोनेशन वगैरह करते हो उसके बाद में आपको एक एनजीओ का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये आपका डोनेशन रिसिप्ट है, ये आपका एनजीओ का मींस उसमें रजिस्टर्ड 80G के अंडर में है कोई एनजीओ जहां पर भी आपने पेमेंट वगैरह किया है, तो उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपको आईटीआर में मेंशन करना पड़ता है कि आपने यहाँ पर इतना डोनेशन दिया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी और इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन पाने के लिए। अगर हम बात करें एलटीए के बारे में, लीव एंड ट्रेवल अलाउंसेस, ये कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इन शॉर्ट में बात करते हैं। ये एक सीटीसी का ही पार्ट होता है उनकी, इसीलिए ओनली सैलरीड पर्सन ही एलिजिबल है इस पे। जो कि कोई भी एम्प्लॉय अपने लाइक फैमिली के लिए, लाइक स्पाउस, सेल्फ, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट्स के लिए उसमें कोई अगर ट्रेवलिंग करते हैं तो उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं अंडर एलटीए एग्जेम्पशन। सो गाइज इसका एक्चुअली में 4 साल का एक ब्लॉकिंग पीरियड होता है। तो अभी का जो ब्लॉकिंग पीरियड चालू है, जो अभी करंट ब्लॉक पीरियड है, वो 2022 से 2025 तक है। तो उसमें 4 साल के पीरियड में वो लोग 2 बार ही उसको मीन्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं एलटीए एग्जेम्पशन का। एंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि ओनली डोमेस्टिक ट्रेवल ही अलाउड रहता है इसमें। इंटरनेशनल ट्रेवल अगर आप करते हो तो उसका कुछ भी एलटीए में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड उसमें आप एयर टिकट भी लाइक डोमेस्टिक एयर आप क्लेम कर सकते हो, रेलवे हो गया, बस हो गया, कुछ भी। बट वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर आप अपनी व्हीकल से जाते हो, अपनी अगर फोर व्हीलर या अपनी गाड़ी से जाते हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, एंड वो आपका एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, वो आपके टैक्सेबल ग्रॉस में उतना ऐड हो जाएगा। सो गाइज फ्लेक्सी बेनिफिट की अगर बात करें, फ्लेक्सी बेनिफिट प्लान, तो वो आप एक अच्छा ऑप्शन होता है अपनी टैक्स को सेव करने के लिए। लाइक एलटीए भी एफबीपी का ही एक पार्ट है, फूड कूपन्स आप ले सकते हो, एनपीएस भी एफबीपी में ही आ जाता है, एचआरए भी एफबीपी का ही एक पार्ट है, या फिर आप मोबाइल रीइंबर्समेंट हो गया, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, जिसकी लिमिट तो मैक्स मैक्स 3,000 रुपए तक की है मंथली, वो आप कर सकते हो। कुछ अगर आपका पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह के लिए कोई कोर्स वगैरह करते हो, वो आप इसमें एफबीपी के अंडर में डाल सकते हो। देन अगर हम बात करें वहीं पर कि अगर और भी आपको सेव करना है, तो उसमें आपको पर्सनल जो भी लैपटॉप वगैरह आप परचेज करते हो उसका भी मैक्स लिमिट लाइक 2 लाख तक का होता है, तो वो भी आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो एज पर इनकम टैक्स रूल अंडर सेक्शन 80 के अंडर में ही। आप कोई भी टैक्स वगैरह सेव कर सकते हो। तो 80C, 80G, ED, एवरीथिंग जो भी आपको बेनिफिट मिलता है टैक्स का, वो 80 के अंडर में ही आता है। तो वो आप एक बार अपना अच्छे से प्लान कर सकते हो टू सेव योर मोर एंड मोर टैक्स। सो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि जब हम हमारा फाइनेंशियल ईयर प्लान करते हैं, तो हमको फाइनेंशियल ईयर प्लान करते टाइम पर कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम जब कभी भी अगर हम ऑप्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि दोनों को भी एक बार इंटरनली कंपेयर करके देख लेना चाहिए। कंपेयर करने से आपको जहां पर ज्यादा बेनिफिट है वो टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करो।
है ना। तो अभी तो न्यू टैक्स रिजीम में बाय डिफॉल्ट 12 लाख तक मतलब आपको ये इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, उसके ऊपर कोई भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो आप बाय डिफॉल्ट उसको भी चूज कर सकते हो, बट एक बार पहले जरूर कंपेयर कर लें एक बार। देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ होम लोन। होम लोन बेनिफिट, अगर आप दो घर के अगर ओनर हैं तो आप दो घर के मैक्स मैक्स बेनिफिट उठा सकते हो अंडर सेक्शन 24B। देन डोंट इन्वेस्ट द मनी ओनली टू सेव द टैक्स ओनली। आप फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली हमेशा कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि ओनली फॉर इनकम टैक्स सेविंग। और आपको एक मल्टीपल एचआरए जो भी आप कभी डिक्लेयर करते हो एक कंपनी में, या फिर एक ही फाइनेंशियल ईयर में दो एम्प्लॉयर के साथ में आप अपना एचआरए डिक्लेयर करते हो, वो कभी नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड करो। बिकॉज स्क्रूटनी में अगर कभी नाम अगर आ गया तो आपके उसके ऊपर एक लीगल नोटिस भी इशू हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। देन मेंटेन द प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स सेविंग्स। तो जो भी आप डिक्लेरेशन कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, जो भी आपने लाइक प्लान किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स हमेशा पहले से ही रेडी रखो, जो कि आप जब दिसंबर के टाइम पर अपलोड करते हो, दिसंबर जनवरी के टाइम पर कोई भी एम्प्लॉयर जब बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन किया है, और आईटीआर फाइल, आइदर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हो नहीं आते हो वो कोई मैटर नहीं करता है, बट आप आईटीआर फाइल हर साल जरूर करो। एक तरह से एक इनकम प्रूफ हो जाता है। दूसरा, अगर कभी लोन के लिए अप्लाई करते हो कुछ भी है, तो सबसे पहले वो लोग आईटीआर मांगते हैं। तो आईटीआर के लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपका टैक्स का डिडक्शन होता है तभी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, आपका अगर नहीं भी होता है तभी भी आप फाइनेंशियल ईयर के बाद में आईटीआर फाइल जरूर करो। एंड रिपोर्ट ऑल द इनकम्स फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस। तो कभी होता क्या है कि मान लिया मेरा कोई एक हाउस है जो मैंने रेंट पे दिया है, वहां की इनकम को मैंने रिपोर्ट नहीं किया, या मेरा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन के टाइम पर डिक्लेयर नहीं किया, तो वो बाद में मेरे को प्रॉब्लम फेस हो सकता है। बिकॉज आजकल क्या है, पैन एंड आधार कार्ड से ही सभी कुछ इंटरलिंक है। तो जैसे ही पैन नंबर आप कहीं भी डालते हो तो आपका उस पैन नंबर के अगेंस्ट में कितना इनकम आया है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो अगर स्क्रूटनी में कभी नाम आ गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको लीगल नोटिस इशू हो सकता है। तो इसीलिए बी ट्रांसपेरेंट एंड जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो सब एक तरह से आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए।